तो 5 साल और 100 दिन की उपलब्धि यही है कि सरकार को पीछे से कोई चला रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अन्याय चरम सीमा पर है। जहां 100 दिन की उपलब्धि बता रहे हैं, वहीं उन्हें पुरानी सरकार में जो उपलब्धियां थी, जो घोषणा पत्र बनाया था, वो कितना पूरा हुआ। जो अभी हाल में फीता काटेंगे, वो भी समाजवादियों की उपलब्धि पुराने साल की। जो मुख्यमंत्री शपथ लेने के लिए समाजवादियों के स्टेडियम को ही जाना पसंद करते हो, उन पे कौन सी उपलब्धि है। मैं भी निकलूंगा और जगह जगह गांव जाऊंगा, चिन्हित करके गांव जाएंगे, जिससे कि गांव तक हमारे लीडरशिप जाए और सदस्य बनाए। बीजेपी ने यही प्रचार तो किया था कि इस बार बहुजन समाज पार्टी का कोई राष्ट्रपति बनेगा, तो वो ईडी या सीबीआई लगाती थी अपनी विपक्षी पार्टियों पे, और उसी रास्ते पे आज भारतीय जनता पार्टी चल रही है। सरकार जहां 100 दिन की उपलब्धि बता रही है, सरकार को वहीं 5 साल 100 दिन की उपलब्धि बतानी चाहिए थी। और सबसे बड़ी उपलब्धि की पोल तो तब खुल गई जब उनके डिप्टी सीएम लखनऊ छोड़ करके गए, और जब वापस आए तो उन्हें पता लगा कि उनसे बिना पूछे ही ट्रांसफर हो गए। 100 दिन की यही उपलब्धि है, और ये वो डिप्टी सीएम है जिन्होंने सबसे ज्यादा छापा मारे। अगर हम पीछे मुड़ करके देखें, जहां जहां गए, जहां जहां कमियां देखी गई, अगर किसी पे भी कार्रवाई डिप्टी सीएम कर गए हो तो बता दीजिए। इसका मतलब यह है कि सरकार को पीछे से कोई चला रहा है। तो 5 साल और 100 दिन की उपलब्धि यही है कि सरकार को पीछे से कोई चला रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अन्याय चरम सीमा पर है। जहां 100 दिन की उपलब्धि बता रहे हैं, वहीं उन्हें पुरानी सरकार में जो उपलब्धियां थी, जो घोषणा पत्र बनाया था, वो कितना पूरा हुआ। अब उनका जो पत्र आया तो ये तो वही बता पाएंगे कि किसके कहने से ट्रांसफर हुए हैं। लगता है सरकार में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो पीछे से ऑपरेट हो रही हैं। और फिर सबसे बड़ी उपलब्धि यह है सरकार की कि यूपी दरोगा भर्ती इतने बड़े पैमाने पे जिसमें धांधली हुई हो, जहां पर स्क्रीन शेयरिंग की पता लग गई हो कि स्क्रीन शेयर कर करके नकल हुई है या पेपर सॉल्व हुआ है, न जाने कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो जेल में थे वो भी भर्ती हो गए। तो ये 100 दिन की उपलब्धि माने कि हम 5 साल 100 दिन की उपलब्धि माने। 100 दिन में तो न जाने कितनी नौकरी देने और रोजगार देने की बात थी। सवाल नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या इसी तरह धांधली या पेपर लीक में नौकरियां चली जाएंगी। जो अभी हाल में फीता काटेंगे, वो भी समाजवादियों की उपलब्धि पुराने साल की। जो आज हम और आप बैठे हैं, इसके बाद जो पहला फीता कटेगा, सुना है लखनऊ में मॉल का उद्घाटन होने जा रहा है, लुलु मॉल का। जाइए और पूछिए सरकार के लोगों से कि लुलु मॉल किसकी उपलब्धि है। जो मुख्यमंत्री शपथ लेने के लिए समाजवादियों के स्टेडियम को ही जाना पसंद करते हो, उन पे कौन सी उपलब्धि है। सदस्यता अभियान चलेगा, पार्टी के वरिष्ठ नेता जिले स्तर पे या मंडल स्तर पे जाकर के सदस्यता अभियान चलाएंगे। कितने सदस्य बने हैं ये बाद में जानकारी हम आपको दे देंगे कि इतने सदस्य बने। और आज के समय पर जो टेक्नोलॉजी है, चाहे आपको ऑनलाइन रजिस्टर कराने का या सदस्य बनने का मौका मिले, ऐप के माध्यम से मौका मिले, तो सब एक जगह पूरा डेटा इकट्ठा कर करके आपको जानकारी दे देंगे कि कितने सदस्य बने हैं और किस एज के सदस्य बने। क्योंकि पिछली बार जो सदस्यता का चला था अभियान, उसमें बहुत सारे सदस्य हमारे, क्योंकि डिजिटली हमने नहीं किया था, केवल गिनती कर करके रख लिया था। इस बार पूरा डिजिटलाइज कर करके आपको डेटा दे देंगे। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप ये भी जानना चाहोगे कि किस एज ग्रुप का बना, तो कोशिश करेंगे वो भी आपको बता। ये हमारी आपकी, क्योंकि आज जब लखनऊ के लोग बने हैं, मेरे बाएं से लेकर के दाईं तरफ जितने लोग बैठे हैं, ये चुनाव लड़े हैं। मान लीजिए हमारे बगल में सोनी नगर लड़े, 1 लाख लगभग वोट मिला इनको।
गोमती यादव 1,24,000 वोट पाए, नहीं जीत पाए। तो इन्हीं को जिम्मेदारी दे रहे हैं और इसके साथ साथ संगठन बन जाएगा, संगठन को भी जिम्मेदारी लगातार मिलेगी, इसलिए सदस्यता बड़े अभियान में चले। नहीं, आज तो ये वो लोग हैं जो चुनाव लड़े हैं और जीते हारे दोनों हैं। इसके बाद आप समय समय पर देखेंगे कि जिनकी 18 साल उम्र पूरी हुई या कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई जो सदस्य बनना चाहेंगे, हो सकता है आप में से कोई सदस्य बनना चाहे। मैं भी निकलूंगा और जगह जगह गांव जाऊंगा, चिन्हित करके गांव जाएंगे, जिससे कि गांव तक हमारे लीडरशिप जाए और सदस्य बनाए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज समाजवादी पार्टी ने सदस्यता का कार्यक्रम शुरू किया है। लोकतंत्र बचाओ कार्यक्रम है। समाजवादी पार्टी के सभी लीडर, सभी पदाधिकारी जो पूर्व में थे, वो गांव-गांव जाकर के, घर-घर जाकर के सदस्यता अभियान चलाएंगे। आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम लोग खुद गांव में जाएंगे, बैठेंगे और सदस्य बनाएंगे। सदस्य बनाते समय पार्टी की नीतियों, कार्यक्रम और पार्टी की उपलब्धियों को भी जानकारी उन तक पहुंचाएंगे। भाई बीजेपी ने यही प्रचार तो किया था। हमें बहुत सारे कार्यकर्ता साथियों ने जानकारी दी कि इस बार बहुजन समाज पार्टी का कोई राष्ट्रपति बनेगा। तब तो चुनाव भी खत्म हो गया राष्ट्रपति वाला। इस डाटा बनाने के साथ साथ कम से कम जाति जनगणना का भी डेटा बना दें। वो भी कब होगा? वो भी एक बड़ी चीज हो जाएगी, सरकार की बड़ी उपलब्धि होगी। ये जाति जनगणना इसलिए होनी चाहिए कि कई बार बहुत आरोप लगते हैं दूसरे लोगों पर और हर समाज के अंदर भेदभाव पैदा कर रहे हैं लोग कि आप आबादी में इतने, आपका हक छीना जा रहा है, कोई कह रहा है किसी का हक छीना जा रहा है। इसीलिए समाजवादी पार्टी का मानना है और इस पर कई बार कई मौकों पर बहस हो चुकी, लोकसभा में भी बात रखी जा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट तक बातें गई हैं। समाजवादी पार्टी का मानना है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। सरकार को काम करने का, नीतियां बनाने का और उन तक उपलब्धियां पहुंचाने में आसानी होगी। अभी चुनाव नहीं है, समाजवादी पार्टी का मानना है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। और हमने तो अपने घोषणा पत्र में और कई मौकों पर कहा था कि सरकार बनने के 3 महीने के बाद जाति जनगणना होगी। जब बड़े बड़े डेटा सेंटर बन रहे हैं, कल को सवाल आप पूछोगे डेटा सेंटर क्यों चाहिए? कल को आप कहोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खत्म होनी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? डेटा सेंटर में क्या होगा? क्या कलेक्ट करेंगे डेटा सेंटर में आप? इसलिए सरकार और सरकार के लोगों को कम से कम अगर बड़ी उपलब्धि दिखानी तो जाति जनगणना करा लो। नहीं, बीजेपी, अब वो मैं नहीं जानता कि बीजेपी में डेटा है कि नहीं। सरकार भी कहती है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से पिछड़ी जाति इतनी है, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ये जातियां इतनी हैं, हमने सरकारी आंकड़े में इस वर्ग को इतना दिया है। ऑथेंटिक क्यों नहीं हो? फैक्ट के साथ क्यों ना हो? उसमें तो सरकार ने स्वीकार किया था, ये बात सच कह रहे हैं आप, कि उसमें सरकार ने खुद स्वीकार किया था। मुझे याद है उस समय लोकसभा में जो प्रधानमंत्री जी थे, होम मिनिस्टर थे, पार्टी के जो विपक्ष के नेता थे, दक्षिण भारत के नेता थे, सबने मिलकर की बात कही गई थी कि जाति जनगणना होना चाहिए और उसके आंकड़े आने चाहिए। उस समय की सरकार ने स्वीकार किया था कि हां जनगणना के आंकड़े आएंगे, लेकिन सरकार ने स्वीकार नहीं किया। सरकार ने एक बार इस बात की गिनती कराई थी कि क्लास 3, क्लास 4 में किस जाति के लोग कितनी नौकरी में हैं, लेकिन सरकार ने कभी वो आंकड़े नहीं पेश किए। तो आज मैं मांग करता हूं, वो हमारे पत्रकार साथी भी कुछ ऐसे ही सवाल पूछ रहे थे और आप भी हैं, कि जो जाति जनगणना हुई थी और नौकरी में कितने कितने हैं क्लास 3, क्लास 4 में, वो आंकड़े सरकार क्यों नहीं देती है? दे सरकार आंकड़े में। इसलिए सरकार जानबूझ करके ध्यान हटाने के लिए समय समय पर मुद्दे लाती है। जो बुनियादी मुद्दे हैं उन मुद्दों पर लगातार समाजवादी पार्टी जनता में रहेगी और कहेगी। मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। सरकार, जो फौज की नौकरी परमानेंट नौकरी होनी चाहिए, जो पहले व्यवस्था चल रही थी वही व्यवस्था होनी चाहिए। और उसमें मैंने सुझाव भी दिया था कि कॉर्पोरेट टैक्स अगर आप बढ़ा दें तो आपको बजट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां जहां समाजवादी पार्टी है, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हर जगह जहां समाजवादी पार्टी की यूनिट है, राजस्थान, वहां सदस्यता का अभियान चलेगा। आप पुराना उठा करके देख लीजिए, चाहे कांग्रेस का जमाना रहा हो या बीजेपी का आज जमाना है। जब कांग्रेस दिल्ली में थी तो वो ईडी या सीबीआई लगाती थी अपनी विपक्षी पार्टियों पे, और उसी रास्ते पे आज भारतीय जनता पार्टी चल रही है।
और वो तो महाराष्ट्र में तो स्वीकार कर लिया उन्होंने, ईडी सरकार है महाराष्ट्र में, तो स्वीकार कर लिया ईडी सरकार है। और एक केवल ईडी सरकार वहां नहीं है, आप मध्य प्रदेश याद कीजिए, मध्य प्रदेश में सरकार कैसे बनी, और जगह भी प्रदेशों में कैसे सरकार बनाई बीजेपी ने। अब क्योंकि हम लोग समाजवादी लोग चुनाव हार गए, क्या बड़े पैमाने पर बेईमानी अधिकारियों ने की थी चुनाव में, क्या नहीं की थी? अगर आज हम कहें पॉलिटिकल एज ए पार्टी के हमारे वोट काटे गए, तो वो ये इलेक्शन कमीशन कहेगा कि आपकी जिम्मेदारी थी। लेकिन बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के वोटरों को चिन्हित कर करके काटा था। इन एजेंसियों का, इन संस्थाओं का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसमें भी हमने कई हमारे सदस्यों ने शिकायत की है इलेक्शन कमीशन को कि किस तरीके से वोट नहीं डालने दिया उनको। एक बार हम लोग भी जीते थे, याद कीजिए, सीएम और डिप्टी सीएम का। तो ये जरूरी नहीं है कि कैसे हुआ, प्रशासन की ताकत, डीएम को पूरी खुली छूट, प्रधानों को फोन कॉल, बीडीसी को फोन कॉल, जिला पंचायत सदस्यों को फोन कॉल। अरे आप नहीं जानते एमएलसी कैसे जीते गए, ये हमसे बेहतर आप जानते हैं कि एक जगह कितना पैसा पहुंचाया गया, क्योंकि हमारी पार्टी के नेता संगठन के लोगों ने कहा कि आपको आने की जरूरत नहीं, हम जीत जाएंगे चुनाव। और हमारे अपने पूरे संगठन पे और पूरी जनता पे भरोसा था। लेकिन ये नहीं पता था कि अधिकारी लोग वोट डालने के लिए निकलने देंगे, लालच देंगे, पैसा बंटवाएंगे, शराब के ट्रक जाएंगे, और वोट डालने गए तो ये हो जाएगा। एक ऐसा प्रचार किया गया कि समाजवादी लोग कोविड में नहीं निकले। आज हम सब बैठे हैं, आप टाइमलाइन चेक कर लीजिए, हमारे जितने भी लीडर यहां बैठे हैं सब सोशल मीडिया पे, आप लोग भी सोशल मीडिया पे हैं, बीजेपी के लोग भी सोशल मीडिया पे हैं। मुझे ये बता दो कि टाइमलाइन में क्या दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, उस समय समाजवादियों ने मदद की नहीं की। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।